नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो एम्स नॉर्सेट की जो क्लास 2 है आज लेकर आ चुकी हूँ मैं आपके लिए। क्लास 1 अपलोड हो चुकी है ऑलरेडी। आप क्लास 1 देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपकी एनक्लेक्स बेस्ड हैं, जो कि एम्स में पूछे जाते हैं। और एम्स नॉर्सेट में हमेशा एनक्लेक्स बेस्ड ही एमसीक्यूज मिलते हैं आपको हमेशा। आप कोई और सी बुक उठाएंगे, टारगेट हाई, पीआर यादव, जो भी बुक्स हैं, किसी भी बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एनक्लेक्स के बुक से। ठीक है, तो उसी के बिहाफ पे मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं। तो आज स्टार्ट कर लेते हैं क्लास सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि सारे नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके और आप मिस ना करें कोई भी नोटिफिकेशन। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है, द नर्स इवेलुएटिंग द क्लाइंट्स रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट ऑफ प्लूरल डिफ्यूजन विद चेस्ट ट्यूब। नर्स क्या कर रही है? इवेलुएशन कर रही है क्लाइंट के रिस्पॉन्स को, ट्रीटमेंट ऑफ प्लूरल डिफ्यूजन विद चेस्ट ट्यूब। पेशेंट को ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट जो है पेशेंट का वो चल रहा है प्लूरल डिफ्यूजन का विद चेस्ट ट्यूब। अब उस ट्रीटमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो नर्स इवेलुएट कर रही है। नर्सिस नोट्स our respiratory rate 20 beats per minute, fluctuation of fluids level in the water seal chamber। अब यहाँ पे फ्लक्चुएशन भी हो रही है वाटर सील चैम्बर में। एंड डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ड्रेनेज बाई 30 ml सिंस द प्रीवियस शिफ्ट से लेके अभी तक 30 ml जो है ड्रेनेज अमाउंट है जो कि डिक्रीज हो गया है। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन विच इंटरप्रिटेशन शुड नर्स मेक। यानी कि जो आपको यहाँ पे नोट किया है आपने, पहला नोट ये है कि ब्रीथ जो है 20 बीट्स पर मिनट है। जो फ्लूइड का लेवल है वाटर सील चैम्बर में फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, प्रीवियस शिफ्ट से लेके अभी 30 ml जो ड्रेनेज है अमाउंट डिक्रीज हो गया है। तो इन सब की इंफॉर्मेशन पे बेस्ड करके नर्स ने क्या इंटरप्रिटेशन किया है पेशेंट का। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है क्लाइंट रिस्पॉन्डिंग वेल टू द ट्रीटमेंट, सक्शन शुड बी डिक्रीज टू द सिस्टम, the system should be assessed for air leak and water should be added to the water seal chamber। so आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में ये है, बोला गया है क्लाइंट जो है वो ट्रीटमेंट का वेल रिस्पॉन्स कर रहा है। उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है फॉर प्लूरल डिफ्यूजन विद चेस्ट ट्यूब, उसका ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है जो कि नर्स ने इवेलुएट किया है। अब कैसे किया है वो आपको बताती हूँ। काफ़ी कुछ बड़ा लिखा हुआ है ये, बट पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं आपको बताऊं, यूज़ द स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस एंड नोट दैट द नर्सेज नीड टू इवेलुएट द क्लाइंट्स रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट। यानी कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं और वहाँ पे इवेलुएशन की बात आ रही है तो आपको नर्सिंग प्रोसेस का स्टेप यूज़ करना होगा ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्स को इवेलुएट करने के लिए। एंड साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है फोकस ऑन द सब्जेक्ट एंड द डाटा इन द क्वेश्चन। जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसके जो डाटा होता है, क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट होता है, उस पर फोकस करना होता है कि वो क्या पूछ रहा है, उसके बेसिस पे ही आपको आंसर देना होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी ध्यान से पढ़कर उसे समझना होता है, छोटे छोटे पॉइंट्स पे भी फोकस करना होता है। तो मैं आपको बताती हूँ, रिमेंबर दैट फ्लक्चुएशन इन द वाटर सील चैम्बर इज़ नॉर्मल एंड एक्सपेक्टेड फाइंडिंग विद चेस्ट ट्यूब। चेस्ट ट्यूब के साथ अगर वाटर सील चैम्बर में फ्लक्चुएशन हो रही है तो वो एक नॉर्मल फाइंडिंग है और एक एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है। बिकॉज द क्लाइंट इज बींग ट्रीटेड फॉर प्लूरल डिफ्यूजन, बिकॉज जो क्लाइंट है वो प्लूरल डिफ्यूजन के लिए ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। एंड इट कैन बी डिटरमाइंड दैट ही एंड शी इज रिस्पॉन्डिंग वेल टू द ट्रीटमेंट इफ अमाउंट ऑफ ड्रेनेज इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। अगर अमाउंट ऑफ ड्रेनेज जो है, अमाउंट ऑफ ड्रेनेज अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि जो ट्रीटमेंट है उसका जो रिस्पॉन्स है पेशेंट का अच्छा रिस्पॉन्स है ट्रीटमेंट से। ठीक है, एंड इफ द ड्रेनेज वर स्टॉप सडनली द चेस्ट ट्यूब शुड बी असेस्ड फॉर किंक। अगर ऐसा होता है कि ड्रेनेज सडनली एकदम ही स्टॉप हो जाती है तो उसके लिए क्या करना होगा, ब्लॉकेज चेक करनी होगी, क्योंकि सडनली तो ड्रेनेज बंद नहीं होती है कभी भी। जो ड्रेनेज है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। ओके, देयर इज नो इंडिकेशन बेस्ड ऑन द डाटा इन द क्वेश्चन टू डिक्रीज सक्शन इन द सिस्टम। इनफैक्ट इट इज़ अनक्लियर। यानी कि इस आपको पोर्शन, जो ये पोर्शन है ना, इस पोर्शन में आपको चारों ऑप्शन समझा रही हूँ मैं। ठीक है, सो यहाँ पे बोला गया है कि जो डाटा हमें प्रोवाइड कर रखा है उसके बेसिस पे जो डिक्रीज सक्शन सिस्टम है
देयर इज़ नो इंडिकेशन, कोई इंडिकेशन ही नहीं है सक्शन सिस्टम को डिक्रीज करने का यहाँ पर, ठीक है। एंड देयर आर ऑल्सो नो डाटा इन द क्वेश्चन इंडिकेट एयर लीकेज, और एयर लीकेज का भी कोई इंडिकेशन नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये ऑप्शन भी राइट नहीं है। सो लास्टली देयर आर नो डाटा इन द क्वेश्चन इंडिकेटिंग दैट नीड टू ऐड वाटर, और एक ऑप्शन में लिखा था कि नीड टू ऐड वाटर टू द वाटर सील चैम्बर, और यहाँ पे ये भी इंडिकेशन नहीं है कि वाटर सील चैम्बर में आपको ऐड करना होगा वाटर। सो इट इज़ अनक्लियर as to whether the client has this type of chest tube versus a dry suction chest tube. Remember that the evaluation is the fifth step of nursing process. So next question आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है the nurse is caring for a client admitted to the emergency department with chief complaint of anorexia, nausea and vomiting. एक नर्स है जो पेशेंट की केयर कर रही है, जो कि पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट हुआ है और जिसकी कंप्लेंट है, चीफ कंप्लेंट्स उसकी ये है एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग। सो नर्स आस्क्ड द क्लाइंट अबाउट होम मेडिकेशन बीइंग टेकन। सो नर्स ने पूछा है कि कौन सी मेडिकेशन है जो आपने घर पे ली है, होम में आपने सेल्फ मेडिकेशन की है। सो नर्स वुड बी मोस्ट कंसर्न इफ द क्लाइंट स्टेटेड दैट विच मेडिकेशन हैज़ बीन टेकन एट होम। अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको और आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सी ऐसी मेडिकेशन है, अगर पेशेंट ने कहा है कि उसने ये मेडिकेशन ली है तो उसका जो मोस्ट कंसर्न है वो कौन सी मेडिकेशन से होना चाहिए। डिजॉक्सिन, कैप्टोप्रिल, लोसार्टन एंड फ्रुसेमाइड। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका डिजॉक्सिन जो है आपका मोस्ट कंसर्न मेडिकेशन है अगर पेशेंट ने ये होम में सेल्फ टेकन करी है। ओके, अब क्यों है वो देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है जो फर्स्ट स्टेप होता है अप्रोचिंग द आंसर टू द क्वेश्चन इज डिटरमाइन वेदर एबनॉर्मलिटी एग्जिस्ट और नॉट। सो क्लाइंट इज कंप्लेनिंग ऑफ एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग, देयरफॉर एबनॉर्मलिटी डज एग्जिस्ट। सो यहाँ पे एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग की बात हुई है तो यहाँ पे एबनॉर्मलिटीज एग्जिस्ट है। सो दिस टेल यू दैट दिस कुड बी एडवर्स एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ वन ऑफ द मेडिकेशन लिस्टेड। तो हो सकता है ये कुछ टॉक्सिक इफेक्ट्स होंगे कुछ मेडिकेशन के, जो मेडिकेशन आपको 4 ऑप्शन में लिस्टेड दे रखी है। सो ये जीआई ट्रैक्ट के डिस्ट्रेस के सिम्टम्स हैं, ठीक है। साइड इफेक्ट ऑफ मैनी मेडिकेशन, एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग जो है हॉलमार्क साइन ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, ये हॉलमार्क साइन होते हैं डाइकॉक्सिन टॉक्सिसिटी के। सो इसलिए हमने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है। देयरफॉर नर्स वुड कंसर्न मोस्ट विद दिस मेडिकेशन इफ टेकन एट होम बाय द क्लाइंट। तो नर्स का मोस्ट कंसर्न जो होगा डिजॉक्सिन मेडिकेशन के साथ होगा अगर पेशेंट ने घर पे ये मेडिकेशन ली है। एंड रिमेंबर टू फर्स्ट डिटरमाइन वेदर एन एबनॉर्मलिटी एग्जिस्ट इन द इवेंट बिफोर चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले हमें डिटरमाइन ये करना है कि क्वेश्चन में कोई एबनॉर्मलिटीज एग्जिस्ट है या नहीं, करेक्ट ऑप्शन को चूज करने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a client scheduled for surgery state to the nurse, I am not sure if I should have this surgery, which response by the nurse is appropriate। यानी कि बोला गया है क्लाइंट की एक सर्जरी शेड्यूल हुई है और उसने नर्स को कहा है कि आई एम नॉट श्योर इफ़ आई शुड हैव दिस सर्जरी। सो नर्स का क्या रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो नर्स क्या बोलेगी, इट इज़ योर डिसीजन, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, वाई डोंट यू वॉन्ट टू हैव दिस सर्जरी, टेल मी व्हाट कंसर्न यू हैव अबाउट द सर्जरीज। तो ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट है, जिससे कि नर्स बोलेगी कि टेल मी व्हाट कंसर्न यू हैव अबाउट द सर्जरीज। ओके, तो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखी है मैंने आपको, वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 को हमने क्यों चूज़ किया है, यूज़ दी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक टू आंसर द कम्युनिकेशन क्वेश्चन एंड रिमेंबर। अब ये जो क्वेश्चन था ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन था, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्या करना है, रिमेंबर फोकस ऑन द क्लाइंट्स थॉट। अब क्लाइंट के थॉट, फीलिंग एंड कंसर्न, एंजाइटीज एंड फियर्स को फोकस करना है। द करेक्ट ऑप्शन इज ओनली वन दैट एड्रेस द क्लाइंट्स कंसर्न। एडिशनली asking the client about what specific concern he she about the surgeries। तो specific concern क्या है पेशेंट का सर्जरी से रिलेटेड वो आपको पता करना है। एंड विल अलाउ फॉर फर्दर डिसीजन, जिससे कि आपको फर्दर डिसीजन जो है ट्रीटमेंट प्रोसेस में मिल सकती है। ऑप्शन नंबर 1 जो है ब्लंट रिस्पॉन्स है, सो डज नॉट एड्रेस द क्लाइंट कंसर्न। और ऑप्शन नंबर 2 में जो बोला गया है वो फॉल्स रीअश्योरेंस प्रोवाइड करेगा पेशेंट को। और जो ऑप्शन नंबर 3 है
कैन मेक द क्लाइंट फील डिफेंसिव एंड यूज द नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। और ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्लाइंट को डिफेंसिव फील कराएगा और ये एक नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक है। सो आस्किंग वाई, रिमेंबर टू यूज थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक एंड फोकस ऑन द क्लाइंट्स। तो जब भी हम कम्युनिकेशन वाले क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें हमें क्या करना है, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक पे फोकस करना है और क्लाइंट पे फोकस करना है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स। जो नर्स है वो केयर कर रही है ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स की। ऑन द रिव्यू ऑफ क्लाइंट्स मेडिकल रिकॉर्ड्स द नर्सेस, so the nurse determined that which client is at risk of excessive fluid volume deficit। तो यहाँ पे बोला है एक्सेस फ्लूड वॉल्यूम, सॉरी डेफिसिट नहीं, यहाँ पे बोला है रिस्क फॉर एक्सेस फ्लूड वॉल्यूम में कौन सा पेशेंट है जो कि प्लेस होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा पेशेंट है जो रिस्क ऑफ एक्सेस फ्लूड वॉल्यूम पे प्लेस कर सकते हैं। क्लाइंट टेकिंग डायोरेटिक, अब पेशेंट डायोरेटिक ले रहा है तो एक्सेस फ्लूड वॉल्यूम होने का कोई चांस है ही नहीं। अगर क्लाइंट इलियोस्टमी का है तो उसके में उस कंडीशन में भी नहीं है। क्लाइंट विथ किडनी डिजीज, ये चांसेस बन सकते हैं। एंड ऑप्शन नंबर 4, क्लाइंट अंडरगोइंग इंटेस्टिनल सक्शनिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। जैसे कि मैंने कहा किडनी डिजीज के साथ क्लाइंट में फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होने के चांसेस हैं। अब हम इस लाइन से पढ़ लेते हैं, द ओनली क्लाइंट हु रिटेन द फ्लूइड इन द क्लाइंट विथ किडनी डिजीज। जो फ्लूइड रिटेंशन है वो किडनी डिजीज में ही होता है। सो क्लाइंट टेकिंग डायूरेटिक इन क्लाइंट विद इलियोस्टमी। ऑप्शन नंबर 1, 2 जो शो कर रहा था जिसमें बोला गया था कि क्लाइंट डायूरेटिक ले रहा होगा या तो पेशेंट को इलियोस्टमी होगी। ठीक है, या ऑप्शन नंबर 4 में बोला गया था अंडरगोइंग इंटेस्टिनल सक्शनिंग। इन सब में क्या होता है, इस कंडीशन में फ्लूइड लॉस होता है। ठीक है, बट किडनी डिजीज में फ्लूइड का रिटेंशन होता है। सो चारों के कंपैरिजन में ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट है जिसमें बोला गया है किडनी डिजीज। ओके, सो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट इज टू अंडरगो अ सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन विद ओरल कॉन्ट्रास्ट। ओरल कॉन्ट्रास्ट के साथ पेशेंट का एब्डोमेन सीटी स्कैन होने जा रहा है। नर्स प्रोवाइड प्री प्रोसीजरल इंस्ट्रक्शंस, नर्स ने प्री प्रोसीजरल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करी है। द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक विच एक्शन प्री प्रोसीजरल पीरियड। अब नर्स कौन सा इंस्ट्रक्शन क्लाइंट को देगी टू टेक द एक्शन इन द प्री प्रोसीजरल पीरियड। प्री प्रोसीजरल पीरियड में कौन सा एक्शन लेने को बोलेगी नर्स पेशेंट को। सो पहला है, avoid eating and drinking for at least 3 hours before the test, limit self to only 2 cigarettes on the morning of the test, have a clear liquid breakfast only on the morning of the test, and take all the routine medication with a glass of water on the morning of the test। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में बोला गया है अवॉइड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग फॉर एटलीस्ट 3 hours बिफोर द टेस्ट। दिस इज द राइट आंसर फॉर सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन विद ओरल कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, ये प्री प्रोसीजरल पीरियड में जो एक्शन है ये नर्स जो है पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेगी। बिकॉज जो क्लोज एंडेड वर्ड्स होते हैं ना ओनली, तो वो जो ऑप्शन नंबर 2 and 3 है एंड ऑल इन दी ऑप्शन 4। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 है, 2, 3, 4 जो है राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। एंड यहाँ पे लाइन में आप देख सकते हैं, रिमेंबर टू एलिमिनेट द ऑप्शंस दैट कंटेन द क्लोज एंडेड वर्ड्स। जो क्लोज एंडेड वर्ड्स होते हैं उसे एलिमिनेट करना सीखो जब क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लाइंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इज डायग्नोज्ड विद प्रेशर इंजरी ऑन द कॉकिक्स विद वुंड वैक। अब क्या है, यहाँ पर कॉकिक्स पे प्रेशर इंजरी हुई है। ठीक है, जो कि अभी पेशेंट हॉस्पिटल में है और डायग्नोज हुआ है प्रेशर इंजरी ऑन कॉकिक्स। द वुंड कल्चर रिजल्ट इंडिकेट मिथाइलिन रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे वुंड कल्चर हुआ है जिससे पता चला है कि वो मिथाइलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस प्रेजेंट है उस वुंड में। सो वुंड ड्रेसिंग एंड वुंड वैक फॉर्म इज ड्यू टू चेंज्ड। द नर्स शुड एम्प्लॉय विच प्रोटेक्टिव प्रिकॉशन टू प्रिवेंट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इन्फेक्शन ड्यूरिंग द केयर। यानी कि मिथाइलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ओरियस के साथ अब नर्स को कौन से प्रोटेक्टिव प्रिकॉशंस लेने होंगे। ठीक है, तो पहला है गाउन एंड ग्लव्स एंड मास्क, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, एयरबॉर्न प्रिकॉशंस। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। इसमें आपको कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन लेना होगा जब पेशेंट आपके पास मिथाइलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस का पेशेंट होगा। ठीक है, क्यों होगा, बिकॉज रिकॉलिंग दैट कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन इन्वॉल्व। अब कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, गाउन ग्लव्स फॉर द रूटीन केयर एंड केयर। ठीक है, रूटीन केयर के लिए क्या होगा, गाउन एंड ग्लव्स यूज होंगे
एंड यहाँ पे यूज़ ऑफ गाउन, ग्लव्स एंड फेस शील्ड। फेस शील्ड भी यूज़ होगी अगर स्प्लैशिंग के चांसेस हैं, अगर केयर के टाइम पे स्प्लैशिंग के चांसेस हैं तो फेस शील्ड को भी यूज़ करना होगा। नोट दैट द करेक्ट ऑप्शन इज अम्ब्रेला ऑप्शन, सो रिमेंबर टू लुक फॉर द अम्ब्रेला ऑप्शन, a broad universal option that include the concept of other options in it। तो आपको अम्ब्रेला ऑप्शन को रिमेंबर रखना है जब भी आप करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नर्स इन चार्ज ऑफ लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज प्लानिंग द क्लाइंट असाइनमेंट फॉर द डे, विच क्लाइंट शुड बी असाइन टू द असिस्टिव पर्सनल्स। यानी कि नर्स इन चार्ज जो है लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़ को प्लानिंग कर रही है, जो क्लाइंट असाइनमेंट है फॉर द डे, सो विच क्लाइंट शुड बी असाइन टू द असिस्टिव पर्सनल। तो पहला ऑप्शन आपका है अ क्लाइंट ऑन स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, सेकेंड है क्लाइंट विद डिस्निया हु इज रिसीविंग ऑक्सीजन थेरेपी, एंड थर्ड है अ क्लाइंट शेड्यूल फॉर ट्रांसफर ऑफ द हॉस्पिटल फॉर द सर्जरी, एंड ऑप्शन नंबर 4 है आपका क्लाइंट विद गैस्ट्रोटमी ट्यूब हु रिक्वायर ट्यूब फीडिंग एवरी 4 आवर्स। गैस्ट्रोटमी ट्यूब है क्लाइंट को जिसको कि ट्यूब फीडिंग की रिक्वायरमेंट है एवरी 4 आवर्स में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका, नोट द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन के सब्जेक्ट को नोट करना है। असाइनमेंट टू बी डेलीगेटेड टू द असिस्टिव पर्सनल व्हेन आस्क्ड द क्वेश्चन अबाउट डेलीगेशन। अब यहाँ पर डेलीगेशन की बात हो रही है, ठीक है। एक क्लाइंट डिस्निया के साथ जो कि रिसीव कर रहा है ऑक्सीजन थेरेपी, और एक क्लाइंट है जो शेड्यूल है फॉर द ट्रांसफर टू द हॉस्पिटल फॉर सर्जरी, और वो सर्जरी के लिए शेड्यूल हुआ है। एक क्लाइंट है जो कि गैस्ट्रोटमी ट्यूब है जिसको ट्यूब फीडिंग चाहिए एवरी 4 आवर्स में। सो बोथ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड जो है रिक्वायर है for the licensed nurse, and your APA has been trained to care for a client on the bed rest, so remember to match the client needs with the scope of practice of healthcare providers। तो यहाँ पे जो clients की need है with the scope of practice to the healthcare providers आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूनाप्रिल हाइड्रोक्लोराइड इज प्रिस्क्राइब्ड एज एडजेक्टिव थेरेपी। अब ये जो क्यूनाप्रिल हाइड्रोक्लोराइड है वो प्रिस्क्राइब की गई है एज अ एडजेक्टिव थेरेपी इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। सो आफ्टर द एडमिनिस्ट्रिंग द फर्स्ट डोज द नर्स शुड मॉनिटर विच आइटम एज प्रायोरिटी। अब क्या है, नर्स को कौन सी प्रायोरिटी जो है मॉनिटर करनी है जब पेशेंट को क्यूनाप्रिल हाइड्रोक्लोराइड मेडिकेशन चलेगी। तो पहला है वेट, यूरिन आउटपुट, लंग साउंड्स एंड ब्लड प्रेशर। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, क्यूनाप्रिल हाइड्रोक्लोराइड के टाइम पे पेशेंट का बीपी मॉनिटर करना है रेगुलर, ठीक है। बिकॉज मेडिकेशन नेम जो है वो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE इनिबिटर्स एंड विद प्रिल, बिकॉज प्रिल के साथ एंड हो रहा है क्यूनाप्रिल, तो ये एक ACE इनिबिटर की कैटेगरी में आती है। सो इंडिकेशन फॉर द यूज दिस मेडिकेशन इज हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन की कंडीशन में इसकी इंडिकेशन होती है। एंड एक्सेसिव हाइपोटेंशन कैन अकर इन क्लाइंट विद हार्ट फेलियर, एक्सेसिव हाइपोटेंशन की जो कंडीशन है वो हार्ट फेलियर के पेशेंट में अकर हो सकती है। एंड क्लाइंट हु आर सीवियरली सोडियम डिप्लीटेड, वॉल्यूम डिप्लीटेड, जो क्लाइंट सीवियरली सोडियम डिप्लीटेड है उस क्लाइंट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो वेट, यूरिन आउटपुट एंड लंग साउंड जो है वो मॉनिटर होंगे, बट जो मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर है वो प्रायोरिटी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी है मॉनिटरिंग ऑफ BP, ठीक है, और बाकी का वेट, यूरिन आउटपुट एंड लंग साउंड मॉनिटर्ड होंगे, बट प्रायोरिटी में है ब्लड प्रेशर। सो रिमेंबर टू यूज अ फार्माकोलॉजिकल गाइडलाइन टू असिस्ट इन आंसरिंग द क्वेश्चन अबाउट मेडिकेशन एंड नोट द स्ट्रेटेजिक वर्ड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीचिंग मैथड इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन प्रोवाइडिंग द इंस्ट्रक्शन टू मेंबर ऑफ स्पेशल पॉपुलेशन। कौन से मैथड जो है मोस्ट इफेक्टिव होंगे जब हम मेंबर्स ऑफ स्पेशल पॉपुलेशन को हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो पहला ऑप्शन है टीच बैक, दूसरा है वीडियो इंस्ट्रक्शंस, तीसरा है रिटन मटेरियल्स, एंड चौथा है आपका वर्बल एक्सप्लेनेशन। सो नेक्स्ट है आपका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, टीच बैक। टीच बैक एक ऐसा मेथड है जो कि मोस्ट इफेक्टिव होगा जब हम मेंबर ऑफ स्पेशल पॉपुलेशन को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे दे रखा है when providing education to members of special population, written explanation and demonstration को हम teach back बोलते हैं, demo को are the particular importance to ensure the safety and mutual understanding। demonstration teach back में क्या होता है, mutual understanding जो होती है safety ensure करती है जो कि particular important है। and this method is most reliable in confirming the client understanding। और demonstration एक ऐसा method होता है जो कि बहुत reliable होता है
कि क्लाइंट ने कितना अंडरस्टैंड किया है उसे कंफर्म करने के लिए। सो वीडियो इंस्ट्रक्शन, रिटन मटेरियल एंड वर्बल एक्सप्लेनेशन आर द हेल्पफुल एंड मे बी इनकॉर्पोरेटेड विद द टीच बैक मैथड्स। तो इसका टीच बैक मैथड जिसे हम डिमॉन्स्ट्रेशन भी बोलते हैं, जो कि एक इफेक्टिव मैथड है फॉर प्रोवाइडिंग द इंस्ट्रक्शन टू द मेंबर ऑफ स्पेशल पॉपुलेशंस। तो क्लास 2 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। कल जो है आपको एम्स नर्सरी की क्लास 3 दी जाएगी। आज की क्लास होपफुली अच्छी रही होगी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और ऐसी ही क्लासेस लेने के लिए, जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि कोई भी अपडेट जो है आप मिस ना कर सके, क्योंकि जो भी मैं अपडेट देती हूँ वो मिस हो सकते हैं आपसे। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।